नमस्कार फ्रेंड, बीपीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं यूडिटेरिया टीम द्वारा पटना में जो ऑनलाइन माध्यम में टेस्ट कराया जा रहा है उसका टेस्ट नंबर 4। यह टेस्ट 67वीं बीपीएससी के लिए एंड सीडीपीओ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले मैं आप लोग को बताऊं कि टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2 और टेस्ट नंबर 3 का भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर सोल्यूशन दिया है, तो एक बार जाकर के उसको आप ज़रूर विजिट करें। इसका आप टेस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर दे सकते हैं। वहाँ पर से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ से आप टेस्ट दे लीजिए। उसके बाद आप यहाँ से आकर के इसका फुल डिस्कशन का आप वीडियो बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। तो इससे आपका क्या होगा फ्रेंड कि आप अगर पटना से बाहर भी रहते हैं और आपके पास अगर 1000 रुपये पैसे नहीं हैं जो कि इस टेस्ट सीरीज़ का फ़ी है, तो भी आप यहाँ से आप टेस्ट को दे सकते हैं और अपने तैयारी को जांच सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको अदर टीम के भी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, अदर कोचिंग संस्थान के भी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, जिसका प्राइस लगभग 5000 रुपये भी है, किसी का 3000 रुपये है। तो एक बार जाकर के आप टेलीग्राम को जरूर विजिट करें। और साथ में यह जो मुझे पीडीएफ प्राप्त हुआ था वह पीडीएस कैंपस नाम के यूट्यूब चैनल से प्राप्त हुआ था। वहाँ पे बीपीएससी का टेस्ट देने जाते हैं, तो उन्हीं के द्वारा यह टेस्ट सीरीज मुझे प्राप्त हुआ। और उनके चैनल पर अभी बिहार स्पेशल का वीडियो सीरीज लेकर आ रहे हैं 67वीं बीपीएससी के लेकर के। तो एक बार जाकर के उनके चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा ताकि उनको भी थोड़ा सपोर्ट मिल सके, क्योंकि आजकल के ज़माने में कोई किसी का मदद नहीं करता है और वह एक यूट्यूबर का मदद कर रहे हैं, तो यह बहुत बड़ी बात है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड। प्रश्न है, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा एपिग्राफी। एपिग्राफी अभिलेखों के अध्ययन की कहते हैं। वहीं पर अगर बात करें पोलियोग्राफी, तो पोलियोग्राफी में जो अभिलेख एवं उनके जो तिथियां होती है उसके बारे में अध्ययन करते हैं, यानी कि पोलीग्राफी में हम तिथि के बारे में अध्ययन करते हैं। वहीं पर अगर बात करें न्यूमिस्टोटिक्स के बारे में, तो यहाँ पे हम लोग पुराने सिक्के के बारे में अध्ययन करते हैं। और नीथोलॉजी में हम लोग पक्षियों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस युग में मनुष्य ने अस्थायी जीवन जीना प्रारंभ किया? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा नवपाषाण युग। नवपाषाण युग में मनुष्य में ऐसी प्रवृत्ति आ गई थी कि वह घर में रहने लगे थे और खेती बाड़ी भी थोड़ा बहुत शुरू किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नवपाषाण युग। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे दर्शनीय स्थल दयामाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा परवारा नदी। जो दयामाबाद स्थित है फ्रेंड, वह महाराष्ट्र में अहमदनगर के बीच प्रयारा नदी के बाएं साइड में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितने बार मिलता है? तो ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख एक बार मिलता है। वहीं पर अगर सबसे अधिक बार किसका उल्लेख मिलता है, यह भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सबसे अधिक बार आपको सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है। यमुना नदी की अगर बात करें तो यमुना नदी के यहाँ पे 2 बार उल्लेख मिलता है और सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस निकेटर के बीच वैवाहिक संबंधों की जानकारी किसके द्वारा दी गई थी? तो इसका हो जाएगा एम्पियानस द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस निकेटर के बीच जो वैवाहिक संबंध थे, आपको पता होगा सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया था और इसका जो जानकारी है वह एम्पियानस द्वारा दिया गया है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, कालिदास सुप्रसिद्ध काव्य मलविकाग्निमित्र के नायक अग्निमित्र का संबंध किससे है? तो यह है वह शुंग वंश से संबंधित है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, इक्ता व्यवस्था को शुरू करने का किस सुल्तान को श्रेय जाता है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह इल्तुतमिश हो जाएगा। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी। इसके अंतर्गत क्या होता था फ्रेंड कि जो उनके सैनिक होते थे उनको इक्ता दिया जाता था, यानी कि उनको वेतन न दे करके कुछ भूभाग दे दिया जाता था जिन पर से वह लगान वसूल करके अपना जीवन यापन करते थे। वेतन के बदले उनको इक्ता दिया जाता था और इसी प्रणाली को कहा जाता था इक्ता प्रणाली, और यह इल्तुतमिश द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, किस विद्वान का मानना था कि अलाउद्दीन खिलजी ने के बाजार नियंत्रण का एक बड़ा उद्देश्य हिंदुओं को सजा देना था? तो यह जो था वह था जियाउद्दीन बरीनी। इसका मानना ऐसा था फ्रेंड कि जो अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण लागू किया था वह मुख्य रूप से हिंदुओं को दंडित करने के लिए लागू किया था, क्योंकि जो अधिकतर व्यापारी होते थे वह हिंदू ही होते थे और उसका कहना था कि हिंदू हैं वह
लोगों से शोषण करते हैं विभिन्न प्रकारों से। तो यह कथन था वह बरीनी का था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इटली का यात्री निकोलो दी कोटी किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देवराय प्रथम। देवराय प्रथम के समय निकोलो दी कोटी ने विजयनगर की यात्रा की थी और यह यात्रा उसने 1420 में की थी। उसने विजयनगर साम्राज्य के बारे में बहुत कुछ लिखा और यह एक प्रमुख साधन है विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानने का। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध तेलिकोटा के युद्ध में बहमनी संघ में कौन शामिल नहीं था? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा बरार। इसमें शामिल 4 पक्ष थे। पहला पक्ष तो अहमदनगर था, दूसरा गोलकुंडा, तीसरा बीजापुर और चौथा जो पक्ष था वह विजयनगर था। इन चारों पक्षों का संगठन बहमनी संघ के रूप में जाना जाता था और दूसरे तरफ से विजयनगर थे। इसमें विजयनगर साम्राज्य की हार हो गई थी, जिसके बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो निर्माण करवाया था फ्रेंड वह नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा निर्माण कराया गया था। तो चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किसके शासनकाल में की थी? तो आपको पता होगा तुलसीदास अकबर के समकालीन थे और इन्हीं के समय उन्होंने रामचरितमानस की रचना अयोध्या में की थी। तो चलिए अगले प्रश्न को समझते हैं। अगला प्रश्न है, ब्राह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित था? तो ब्राह्म समाज था वह मुख्य रूप से हिंदूवादी जो पूजा पद्धति है उसका विरोधी था और यह मुख्य रूप से अद्वैत सिद्धांत का पालन करता था, जिसमें यह बताया गया है फ्रेंड कि ईश्वर है वह एक है और यह केवल एक ईश्वर को मानता था। साथ में यह मूर्ति पूजा के भी विरोधी थे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा अद्वैतवाद। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सामाजिक सम्मेलन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए महागोविंद रनाडे द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और यह मुख्य रूप से कांग्रेस का ही भाग था, लेकिन वह एक समाज सुधारक संगठन था। इन्होंने बहुविवाद का समर्थन किया और विधवा पुनर्विवाह का इन्होंने विरोध किया था। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। साथ में मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा फ्रेंड, क्योंकि बहुत कम लोग ही इस वीडियो को देख पा रहे होंगे, तो आप कम से कम उन लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उनका भी कुछ बेनिफिट्स हो और मेरा भी मोटिवेशन हो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही है वह हमें यह बताता है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वह आप लोगों को पसंद आ रहा है और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है आगे इसी प्रकार के वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड। अगला है, दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्र द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तान सुधारक के संस्थापकों का नाम का सही संयोजन क्या है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा जी सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, गंगा प्रसाद, गोपाल कृष्ण गोखले एवं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा विद्रोह सबसे पहले हुआ था? तो सबसे पहले अगर विद्रोह की बात करें तो बंगाल का विद्रोह हुआ था और इसमें क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सैनिक थे वह जाकर के सुल्तान से मिल गए थे। उसके बाद बल्लोर का विद्रोह हुआ था, उसके बाद कच्छ का विद्रोह और सबसे लास्ट में कोल का विद्रोह हुआ था। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। अगला प्रश्न है, 1857 के क्रांति के विकास का सही कालक्रम क्या है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा दिल्ली से यह जो आंदोलन था वह लखनऊ में फैला, लखनऊ से फिर कानपुर में फैला और सबसे लास्ट में इलाहाबाद में फैला था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 के क्रांति के बारे में किसने कहा था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र है? तो यह जो कथन था फ्रेंड वह टेलर एवं आउट ट्रम्प का था। इन्होंने ऐसा कहा था कि जो हिंदू मुस्लिम थे वह मिल करके एक षड्यंत्र रचे थे मुख्य रूप से अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए। अगर वहीं पर बात करें सर जॉन लॉरेंस की, तो इन्होंने यह कहा था कि यह मुख्य रूप से
सैनिक विद्रोह है। इन्होंने भारत की कोई जन क्रांति की ना बात की थी, इन्होंने यह माना था कि यह मुख्य रूप से एक सैनिक विद्रोह है। रिज ने यह कहा था कि यह मुख्य रूप से ईसाइयों के विरुद्ध हिंदुओं का एक युद्ध है। वहीं पर टी.आर. होम्स ने यह कहा था कि यह मुख्य रूप से सभ्यता एवं बर्बरता के बीच एक संघर्ष है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना सत्र किसके द्वारा की गई थी? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ब्रह्मोस चंद्र बनर्जी। स्थापना सत्र का मतलब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सत्र। 1885 में ब्रह्मोस चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? तो यह जो अधिवेशन था वह सन 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन में कांग्रेस के सभी सदस्यों को यह अनिवार्य कर दिया गया कि वह खादी वस्त्र ही पहनेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता इसलिए माना क्योंकि लॉर्ड मिंटो के सहयोग से ही सन 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ। उसके बाद इन्होंने पृथक निर्वाचन की भी बात की थी, तो जिसके कारण इन्होंने यह माना कि लॉर्ड मिंटो के कारण ही भारत में हिंदू और मुस्लिम का मुख्य रूप से राजनीतिक रूप से फूट पड़ा, जो कालांतर में जाकर के पाकिस्तान नाम से एक नया देश के जन्म के लिए मुख्य रूप से एक महत्वपूर्ण कारक बना। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश से अंग्रेजों द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त कर दिया गया था? यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किए जाने वाला कौन सा व्यक्ति था? तो यह जो व्यक्ति थे वह सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त कर दिया गया था एक छोटी सी बात पे। हालांकि इनसे पहले भी अगर बात करें तो इनको पहले भी बर्खास्त किया गया था, लेकिन वह न्यायालय से लड़कर के पुनः निर्वाचित हो गए, लेकिन फिर से इनको बर्खास्त कर दिया गया था छोटी सी किसी कागजी कार्रवाई में फंसा करके। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मद्रास महाजनपद के स्थापना में कौन शामिल नहीं थे? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा एम.जी. रनाडे। एम.जी. रनाडे इसके स्थापना में शामिल नहीं थे। उसके बाद अगर बात करें तो जी सुब्रमण्यम, पी आनंद चरालू, उसके बाद बी राघवाचारी इसके संस्थापक सदस्यों में से जाने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एम.जी. रनाडे। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में कांग्रेस के जनक ह्यूम के बारे में किसने लिखा था कि ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने कहा था कि ह्यूम है वह स्वतंत्रता के पुजारी है और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था। लेकिन कई लोगों का यह भी आरोप रहा है कि ए.यू. ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का समर्थन इसलिए दिया गया क्योंकि अंग्रेज यह चाहते थे कि कांग्रेस हमारी भारत में जो जन आंदोलन होता है उसको दबाने में मदद कर सके। तो यह आरोप इन पर हमेशा लगते रहा है। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी बड़ी भूल बताई? तो यह घटना थी चौरा चौरी कांड का। असहयोग आंदोलन की बात करें फ्रेंड तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। इसके बाद 5 फरवरी को चौरा चौरी कांड का घटना हो गया, जिसमें जन आंदोलन में एक पुलिस थाने को जला दिया गया था। जिसके बाद 11 फरवरी को महात्मा गांधी द्वारा इसको असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया और उन्होंने यह स्टेटमेंट दिया था कि यह मेरी हिमालय जैसी एक बड़ी भूल थी। हालांकि इससे कई लोग नाराज भी हुए थे कि उनको असहयोग आंदोलन को वापस नहीं लेना चाहिए था। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नामक लेखमाला किनके द्वारा लिखी गई थी? तो यह जो लिखी गई थी फ्रेंड वह लिखी गई थी अरविंद घोष द्वारा। अरविंद घोष ने न्यू लैम्प फॉर ओल्ड एक श्रृंखला लिखी थी जिसमें उन्होंने यह बताया था कि भारत के जो नरमपंथी नेता हैं वह किस प्रकार से कांग्रेस का अंग्रेजों का समर्थन करते हैं, और उन्होंने मुख्य रूप से उदारवादी नेताओं का इसमें आलोचना किया था। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत के किस सदस्य को बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पी.एन. वापट को बम बनाने की कला सीखने के लिए
पेरिस भेजा गया था फ्रेंड। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा BN बापट। अगला प्रश्न देखते हैं, मैडम कामा ने सन 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा स्टुगार्ड में। स्टुगार्ड में उन्होंने सबसे पहले तिरंगा ध्वज को फहराया था। अगला प्रश्न है, 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया क्यों शुरू हुई थी? तो इसका कई कारण था फ्रेंड। पहले तो कांग्रेस के आंदोलन की रणनीतियों भी थी। कांग्रेस कुछ अलग प्रकार से रणनीति करना चाह रही थी, उसमें जो गरम दल के सदस्य थे उनकी कुछ अलग थी। कांग्रेस के आंदोलन का भी उद्देश्य, क्योंकि उस समय तक कांग्रेस था वह मुख्य रूप से स्वराज की मांग करती थी, पूर्ण स्वराज को लेकर के बात नहीं करती थी, जबकि जो नरम दल के सदस्य थे वह पूर्ण स्वराज को लेकर के भी मांग करते थे। कांग्रेस के आंदोलन में लोगों की भागीदारी, क्योंकि कांग्रेस का जब विभाजन हुआ था तो उस समय बंगाल विभाजन चल रहा था, तो उसके आंदोलन में कांग्रेस के जो उदारवादी दल के नेता थे यानी कि नरम दल के जो नेता थे वह कांग्रेस के आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे, जबकि गरम दल के जो नेता थे वह पूरे भारत में इस आंदोलन को चलाना चाहते थे, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन को। तो यह भी एक कारण रहा था। अंग्रेजों कांग्रेस का आंदोलन का नेतृत्व कौन करेगा इसका भी लेकर के हमेशा विवाद रहा था। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सभी इसके कारण हो जाएंगे। तो अगले प्रश्न को देखते हैं, महात्मा गांधी ने अपने मुवक्किल शेख अब्दुल्ला के मुकदमे के पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो यह 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे और 1915 में वह दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। और इसी कालांतर में उन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह का जो प्रयोग था वह दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने किया था। अगर भारत की बात करें तो सन 1917 में चंपारण में इन्होंने प्रथम बार सत्याग्रह का प्रयोग किया। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 के क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा बाबा कुंवर सिंह। बाबर कुंवर सिंह ने 1857 के क्रांति में जगदीशपुर से इन्होंने नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड, भगत सिंह का स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा फिरोजपुर। भगत सिंह को जो फांसी दी गई थी फ्रेंड वह दी गई थी 23 मार्च 1931 को। फांसी देने के बाद इनके शव को फिरोजपुर के निकट ही जाकर के अंतिम संस्कार कर दिया गया था, जला दिया गया था। तो फिरोजपुर में ही तीनों का, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, तीनों का स्मारक यहाँ पर बनाया गया है, क्योंकि यहीं पर इनका अंतिम संस्कार अंग्रेजों द्वारा किया गया था चुपके से रात के अंधेरे में। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार किए गए थे? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इनको जो गिरफ्तार किया गया था वह किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था नमक कानून को तोड़ने के बाद। तो उसको में इनको गिरफ्तार किया गया था, ना कि इन सारे आंदोलन में। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन को समाप्त करने का सुझाव दिया था? तो यह जो सुझाव दिया था वह दिए थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जो पत्रिका था उसमें यह लिखा गया था कि महात्मा गांधी की अंतिम इच्छा है कि आज़ादी प्राप्त होने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन के रत्नभौर अभियान में बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? तो इसमें जो भाग लिया था वह शक्र सिंह ने भाग लिया था। शक्र सिंह की अगर बात करें तो यह भागलपुर के शासक थे और अलाउद्दीन द्वारा शक्र सिंह को बंदी बना लिया गया, जिसके बाद शक्र सिंह और अलाउद्दीन के बीच समझौता हो गया था। तो चलिए यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पद पर किसे नियुक्त किया गया था? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स फिरिस ग्रांट। चार्ल्स फिरिस ग्रांट को प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था। जब पटना अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया था तो इनको प्रथम मजिस्ट्रेट बनाया था चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को। अगला प्रश्न है, बिहार टाइम्स नामक पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा आपका सन 1894। सन 1894 में बिहार टाइम्स नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया। इस पत्रिका में पहली बार बिहार को एक अलग प्रांत बनाने की मांग की गई। इसकी अगर बात करें तो बिहार टाइम्स के जो संस्थापक
संपादक में सच्चिदानंद सिन्हा का भी नाम जोड़ा जा सकता है। साथ में अगर आपको मेरे लिंक से आप टेलीग्राम पे नहीं जा सकते हैं तो टेलीग्राम पर आप जा करके BPSC एकेडमी सर्च कीजिएगा। साथ में आप उसमें ऑफिशियल अगर जोड़ दीजिएगा तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वह एक बार में आ जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन से भी आप जा सकते हैं, अगर नहीं जा पाते हैं तो टेलीग्राम पर जा करके हमारे चैनल का नेम जरूर सर्च कीजिएगा, BPSC एकेडमी ऑफिशियल, ताकि आप वहां से प्रत्येक टेस्ट को दे सकें। वैसे टेस्ट जिसके लिए कई टेलीग्राम चैनल आपसे पैसे लेंगे, 100 रुपये 200 रुपये, लेकिन यह टेस्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल और बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा पटना में। पटना में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान फुलवारी शरीफ के इमारत सरिया नामक संस्था का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा मौलाना सजाद। मौलाना सजाद ने इमारत सरिया का जो गठन किया था वह फुलवारी शरीफ में किया था। और इनका जो कार्य क्षेत्र था जहाँ पर इनका मुख्य रूप से वर्चस्व था तो वह बिहार और उड़ीसा। सरिया इमारत सरिया में मुख्य रूप से यह कहा गया था फ्रेंड कि जितने भी इस्लामिक धार्मिक कार्य हैं, जितने भी मुसलमानों को जो धार्मिक कार्य हैं वह अंग्रेजों के धनराशि के बिना ही किया जाएगा, यानी कि अंग्रेजों से किसी भी इस्लामिक धार्मिक कार्य में सहयोग नहीं लिया जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा मौलाना सजाद। अगला प्रश्न है, बिहार में नमक सत्याग्रह के दौरान कहाँ के कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी? तो छपरा के कैदियों ने नमक सत्याग्रह के दौरान नंगी हड़ताल की थी। इनका मांग यह था कि हमको खादी वस्त्र दिया जाए, विदेशी वस्त्र को इन्होंने पहनने से मना कर दिया गया था। जब इनको खादी वस्त्र नहीं मिला तो इन्होंने नंगे ही रहने का निर्णय लिया। तो यह जो कांड हुआ था वह छपरा के एक जेल में हुआ था। तो अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश में आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है? यानी किसी देश में आर्थिक समृद्धि यानी आर्थिक रूप से वह अच्छा है या नहीं है, इसके मापने के लिए सबसे अच्छा मापदंड क्या है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। अगर प्रति व्यक्ति वास्तविक आय को अगर दूसरे रूप में बोला जाए तो प्रति व्यक्ति निव्वल आय के रूप में हम कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें हम उस देश के प्रति व्यक्ति के आय को जानते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय नियोजन समिति 1949 लिखा हुआ है, जो यह गलत है। यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा 1939 में राष्ट्रीय नियोजन समिति का जो गठन है वह जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। वहीं पर जन समिति की बात करें तो जन योजना है वह 1945 में गठित की गई थी। तो यहाँ पे दो गलत हैं, ए और सी दोनों गलत हैं, इसलिए यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, आर्थिक पारिस्थितिकी के पिता निम्न में से किसे कहा जाता है? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन को आर्थिक परिस्थिति का पिता भी कहा जाता है। साथ में फ्रेंड अगर आप BPSC के लिए कोई कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी अभी आप लोगों के लिए बेस्ट करने की कोशिश कर रही है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चाहें तो वहां पर विजिट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में चीनी उद्योग सबसे पहले 1844 में बेतिया में लगाया गया था। तो यह बिल्कुल सही है फ्रेंड, क्योंकि भारत में सबसे पहले चीनी उद्योग बेतिया में ही 1840 में लगाया गया था। महाराष्ट्र भारत में गन्ना उत्पादन एवं चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान है। तो यह गलत बात है। गन्ना उत्पादन में आपका प्रथम स्थान पे उत्तर प्रदेश आता है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे गलत हो जाता है, एक सही हो जाता है। तीसरा कह रहा है ब्राजील है विश्व में चीनी उत्पादन में प्रथम राष्ट्र है। तो यह भी सही है। तो यहाँ पर गलत हो जाएगा कौन? 2 हो जाएगा यहाँ पे गलत। तो देखते हैं ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैसे जैसे किसी अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे GDP में तृतीय क्षेत्र का अंश है वह बढ़ते जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आपसे कभी पूछा जाए तो किसका अंश घटते जाता है, तो कृषि क्षेत्र का अंश है वह घटते जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निकृष्ट मुद्रा में अच्छी मुद्रा के चलन से बाहर करने की प्रवृत्ति होती है। यह किनका नियम था? तो यह जो था वह सर थॉमस ग्रेसम का नियम था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय महिला बैंक की स्थापना सन
2013 में 19 नवंबर को नई दिल्ली में की गई थी। दूसरा कथन है 1 अप्रैल 2017 को इस बैंक का विलय इंडियन स्टेट बैंक में कर दिया गया। तो यहाँ पे सही कथन का पहचान करना है। तो यहाँ पर जो सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही कथन हो जाएगा। 2013 में इसका गठन किया गया, 1 अप्रैल 2017 को इसको एसबीआई में मिला दिया गया। अगला प्रश्न है अर्थव्यवस्था के मंदी काल में कौन सा राजस्वीय उपाय अपनाया जा सकता है। तो इस प्रश्न का जवाब देने के लिए आपको मंदी का मतलब समझना होगा। मंदी में यह होता है फ्रेंड कि मार्केट में पैसा कम हो जाता है। तो मार्केट में पैसा कम होगा तो सरकार घाटे की वित्त व्यवस्था लाएगी, यानी कि आय से अधिक व्यय की वित्त व्यवस्था लाएगी। सरकारी व्यय में वृद्धि कर देगा, निवेश में वृद्धि कर देगा, आय के विवरण में असमानता को समाप्त करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे चारों के चारों सही हो जाएंगे फ्रेंड। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के बजटरी इतिहास के किस वर्ष में बजट को ब्लैक बजट कहा जाता है। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा 1973। 1973 में एक घाटे का बजट पेश किया गया था, जिसमें अगर बजटीय घाटा की बात करें तो 550 करोड़ बजटीय घाटा था, जो बहुत ही अधिक था उस समय के लिए। तो इसलिए इसे ब्लैक बजट के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है चक्रीय निर्धनता के अंतर्गत वैसे कौन से व्यक्ति आते हैं। तो इसके अंतर्गत वैसे व्यक्ति आते हैं जो लगातार निर्धन एवं गैर निर्धन होते रहते हैं, यानी कि वह कभी गरीब कभी अमीर होते रहते हैं। और मुख्य रूप से यह किस में होता है, तो यह मुख्य रूप से किसानों में होता है, क्योंकि किसानों का जब फसल होता है तो वह अमीर में आ जाते हैं, और जैसे ही वो फसल का काम उनको नहीं मिलता है वह फिर से गरीब में आ जाते हैं। तो चक्रीय आपसे पूछा भी जा सकता है चक्रीय बेरोजगारी किस में पाया जाता है। तो मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में चक्रीय बेरोजगारी पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। अगला प्रश्न है विश्व में प्राकृतिक गैस के उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे है। तो प्राकृतिक गैस के उत्पादन में सबसे पहले स्थान पे अमेरिका आता है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा ABC सूचांक किससे संबंधित है। तो यह सूचांक जो संबंधित है वह है स्वास्थ्य से संबंधित ABC सूचांक जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किस फसल को सम्मिलित नहीं किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि यहाँ पे सभी फसलों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल किया गया है। खाद्यान्न को भी शामिल किया गया है, तिलहन को भी शामिल किया है, वाणिज्य को भी शामिल किया गया है एवं बागवानी कृषि को भी शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट का प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन नहीं करता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स का जो प्रकाशन है वह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन नहीं करता है। अगला प्रश्न है बजट 2021-20 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा 6.8% राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है फ्रेंड। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण मानव शरीर में धीमी वृद्धि होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन मुख्य रूप से हमारे वृद्धि के लिए एक आवश्यक अवयव है। तो प्रोटीन के कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, तो इसका अगर आप नाम लेना चाहें तो क्विसिक्योकर और मोरेसस नामक प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियां हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विधियों में किस विधि से मिश्रित पदार्थों का पृथक्करण किया जाता है। तो यहाँ पे चारों विधियों से आप मिश्रित पदार्थों का पृथक्करण कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसकी विलयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसकी विलयता बढ़ जाएगी। आपको पता होगा जब आप किसी पदार्थ को या पानी को भी गर्म करते हैं तो उसमें आप चीनी की ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा को घोल सकते हैं ठंडे पानी के मुकाबले, तो उसकी जो विलयता है वह बढ़ जाती है। जितना आप गर्म करते जाएंगे उसकी विलयता उतनी ही बढ़ती जाएगी, जितनी आप ठंडा करते जाएंगे उसकी विलयता उतनी ही कम होती जाएगी। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण के किस भाग होता है। यानी कि नागफनी का जो पौधा है उसमें प्रकाश संश्लेषण उसके किस भाग से होता है। तो यह होता है उसके तनों से। आपको पता होगा नागफनी के पौधे में या तो पत्तियां कांटे के रूप में होती है या पत्तियां नहीं होती हैं। तो पत्तियों के अभाव में यह तने से अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। आपसे कभी यह भी पूछा जा सकता है कि आखिर नागफनी के पौधे में
कांटे क्यों होते हैं? तो कांटे जो होते हैं वह बाष्प उत्सर्जन की क्रिया को कम करने के लिए होते हैं, क्योंकि नागफनी के पौधे वैसे स्थानों पर उगाए जाते हैं जहां पर पानी अल्प मात्रा में होता है। तो कांटा जो उसका रहता है वह उसके बाष्प उत्सर्जन की क्रिया को कम करता है, जिससे वह कम पानी में भी आसानी से जीवित रह सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक पदार्थ पान मसाला में पाया जाता है जिसके कारण कैंसर होता है? तो यह जो कारक है वह फ्रेंड वह मैग्नीशियम कार्बोनेट है। मैग्नीशियम कार्बोनेट पान मसाला में पाया जाता है और यह एक कारक कैंसर का मुख्य कारण है। अगला प्रश्न है, पेट्रोल में लगी आग बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण यह है फ्रेंड कि अगर आप पेट्रोल में लगी आग को पानी से बुझाना चाहेंगे तो पानी और पेट्रोल एक आग घुलनशील मिश्रण है और पानी नीचे रह जाएगा और पेट्रोल ऊपर आ जाएगा और आग है वह उसी प्रकार से जलती रह जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अगर हम देखना चाहें तो अगला प्रश्न मिलान करने को लेकर के है। तो यहाँ पे मापने वाला मशीन है और यहाँ पे जिस चीज़ को नापा जाता है, तो अगर फैदोमीटर से नापा जाए तो फैदोमीटर समुद्र की गहराई नापने के लिए उपयोग किया जाता है। पॉलीग्राफ झूठ मापने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑडियोग्राफ वाहन की द्वारा तय की गई दूरी को नापने के लिए काम किया जाता है और लक्सीमीटर का आप लोग उपयोग प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप मिलान करते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका। अगर इस प्रकार से मिलान करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, घरेलू ईंधन में प्रयुक्त एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? तो यहाँ पर मुख्यतः पूछ रहा है, तो यहाँ पर मुख्यतः के रूप में ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है, जबकि अल्प मात्रा में आपका प्रोटीन का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बात कर रहा है मुख्यतः की, यानी कि जिसका अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है, तो ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधान पे एक परत चढ़ाई जाती है जो अग्निरोधक बनाती है। यह परत मुख्य रूप से किसकी होती है? तो यह पर जो परत होती है फ्रेंड वह मेलामाइन की होती है। मेलामाइन एक प्लास्टिक का ही रूप है और यह एक प्रबल आग प्रतिरोधक होता है, जिसकी परत आप लोग जब देखते होंगे अग्निशामक जो रहते हैं उनके कपड़ों पर इसकी परत चढ़ाई जाती है ताकि उनको आग से वह झुलसे न। अगर बैकेलाइट की बात करें तो बैकेलाइट आप लोग जो बर्तन होता है घर का बर्तन, उसका जो पीछे वाला काला हिस्सा रहता है वह मुख्य रूप से पकड़ने वाला हैंडल वह बैकेलाइट का बना होता है। टेफ्लॉन का प्रयोग नॉन स्टिक बर्तन में किया जाता है। वैसे बर्तन जो काले रंग से होते हैं और जिसमें तेल नहीं चिपकता है वैसे बर्तन में टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। पॉलिस्टर की अगर बात करें तो पॉलिस्टर से फलों का सुगंध देने में मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन को एग्रोकैल्सिफेरॉल कहा जाता है? तो यह जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा विटामिन D2। अगर विटामिन D3 की बात करें तो कैल्सिफेरॉल विटामिन D3 का वैज्ञानिक नाम है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आनुवांशिकी चिकित्सा के अंतर्गत आनुवांशिकी विकार के साथ पैदा हुए बच्चे के उपचार हेतु जीन को व्यक्ति के किस भाग से लिया जाता है? तो यह जो लिया जाता है वह कोशिका से लिया जाता है फ्रेंड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो विटामिन सी मुख्य रूप से लोहा के अवशोषण में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक क्या है? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा रेडॉन गैस। रेडॉन गैस मुख्य रूप से रेडियम से निकलती है, जो मुख्य रूप से कैंसर के लिए जानी जाती है। कई लोगों को यहाँ पर CO2 पर डाउट होगा, लेकिन CO2 एक प्रदूषक के रूप में कतई नहीं जाना जाता है फ्रेंड। इसलिए कहीं पर भी अगर आपको प्रदूषक में CO2 दिया हुआ रहे तो आप उसको पहले ही ऑप्शन में छाट देंगे, क्योंकि CO2 एक प्रदूषक नहीं है। इसके विपरीत SO2 प्रदूषक है, NO2 प्रदूषक है, CO प्रदूषक है, लेकिन CO2 एक प्रदूषक नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, धब्बा रहित लोहा यानी कि स्टेनलेस स्टील में किसका प्रयोग किया जाता है? किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है लोहे के अतिरिक्त? तो लोहे के अतिरिक्त हम यहाँ पर क्रोमियम का प्रयोग करते हैं। उसके अतिरिक्त एक और धातु का हम प्रयोग करते हैं, उसका नाम है निकेल। निकेल का भी हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर निकेल ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा क्रोमियम। अगला प्रश्न देखते हैं, वह कौन सा हार्मोन है जिसे लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है? तो यह जो हार्मोन है वह एड्रेनलिन हार्मोन है और यह तब स्रावित होता है जब व्यक्ति तनाव में होता है। और इसकी अगर बात करें तो यह कहाँ से स्रावित होता है? तो यह गुर्दे के थोड़े ऊपर भाग से एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है, जिसे लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है।
अगला प्रश्न है सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई पड़ता है? तो इसका जो सही कारण है फ्रेंड वह प्रकाश का परिकिरणन है। लाल रंग का परिकिरणन सबसे कम होता है जिसके कारण वह हमारे आंखों तक पहुंच पाता है, और बाकी रंगों का परिकिरणन हो जाता है जिसके कारण वह हमारे पास नहीं पहुंच पाते हैं। कई बार आपसे पूछा भी जा सकता है कि जो आकाश का रंग है वह नीला क्यों होता है? तो इसका भी कारण यही है क्योंकि बैंगनी जो रंग है या नीला रंग है उसका परिकर्णन ज़्यादा हो जाता है जिसके कारण वह आकाश में ही फैल कर रह जाते हैं, जबकि लाल रंग हमारी आंखों तक पहुंचता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंतर्गत निम्न में कौन से गैस को शामिल नहीं किया गया है? तो यहाँ पर जो शामिल नहीं किया गया गैस है फ्रेंड वह CO2 है, क्योंकि CO2 जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था CO2 एक प्रदूषक नहीं है बल्कि एक गैर प्रदूषक गैस है। अगर हम बात करें कि कितने गैसों को नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में शामिल किया गया है, तो यहाँ पर 8 ऐसी गैसें हैं जिसमें 5 प्रदूषक गैसों को शामिल किया गया है। अगर उसका मैं आप लोगों को नाम साझा करूँ तो CO, O3, NH3, SO2 और NO2 5 ऐसे प्रदूषक गैसों को शामिल किया गया है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में। अगला प्रश्न है यदि माइक्रोकोन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका का कौन सा कार्य नहीं होगा? तो यह अगर बात करें तो ऑक्सीकरण का कार्य नहीं होगा, और माइटोकॉन्ड्रिया को हम ऊर्जा गृह के रूप में भी जानते हैं। यह ऊर्जा को ATP के रूप में हमारे शरीर को प्रदान करता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और साथ में यह बहिःस्रावी ग्रंथि भी है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा अग्नाशय। अग्नाशय इंसुलिन का स्राव अंतःस्रावी के रूप में करते हैं तथा यह पित्ताशय का जो स्राव है वह बहिःस्रावी के रूप में करती है। तो यह अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों तरह की ग्रंथि में अग्नाशय का नाम आ जाएगा फ्रेंड। अगला प्रश्न में अगर हम देखना चाहें तो दांतों के क्षय रोकने के लिए अधिकांश रूप में टूथपेस्ट में क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसमें फ्लोराइड का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड। और फ्लोराइड आपको बात करें तो फ्लोराइड एक क्षार के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है रक्त वाहिका में रक्त का थक्का नहीं बनता, इसका क्या कारण है? तो आपको पता होगा रक्त के थक्का बनाने के लिए विटामिन के का होना जरूरी है। विटामिन के है वह हमारे शरीर में रक्त के थक्का बनाने के लिए जिम्मेवार होती है, लेकिन आप देखते होंगे शरीर के अंदर हमारा रक्त है वह नहीं जमता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यह है फ्रेंड कि हमारे रक्त में हेपेरिन नामक एक तत्व पाया जाता है जो हमारे रक्त के थक्का बनाने में हमारे शरीर के अंदर बाधा उत्पन्न करती है, जिसके कारण शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगला प्रश्न है मीथेन को प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है? तो इसके लिए आप क्या करिए कि सोडियम एसीटेट लीजिए और सोडियम लाइन लीजिए और दोनों को गर्म कर दीजिए, आपको मीथेन प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कार्बन टेट्राक्लोराइड की आकृति क्या होती है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की आकृति चतुर्फलश कोणीय होती है। अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड की फॉर्मूले की बात करें तो CaCl4 इसका कार्बन टेट्राक्लोराइड का रासायनिक फॉर्मूला होता है। अगला प्रश्न है प्रकाश तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? तो यह थे हाइगेंस। हाइगेंस ने यह बताया कि प्रकाश है वह तरंग के रूप में चलती है और जब यह किसी अपने स्रोत से निकलती है तो चारों दिशाओं में प्रकाश के वेग से गमन करती है। तो यह था प्रकाश का तरंग सिद्धांत, वह हाइगेंस द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण के बीच जो एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पे लगा हुआ है उसके बीच अगर यहाँ पर कोई आदमी खड़ा हो जाएगा और इसका कोण है अगर 60 डिग्री हो जाएगा तो इसके बीच व्यक्ति का कितना प्रतिबिंब बनेगा? तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है फ्रेंड, आप 360 से उस कोण को भागा दे दीजिए। अगर भागफल सम आए तो 1 घटा दीजिए, अगर विषम आए तो कुछ भी घटाने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम भाग दें तो यहाँ पर 6 आता है और 6 एक सम संख्या है तो इसमें हमें 1 घटाना पड़ेगा, तो 5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक्स-रे की भेदन क्षमता को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है? तो अगर हम कैथोड के बीच का विभवांतर अगर बढ़ा दें तो एक्स किरणों का भेदन क्षमता बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। कैथोडों के बीच का विभवांतर को हम बढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न है किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है? तो चालक का प्रतिरोध 3 चीजों पर निर्भर करता है। पहला कि वह चालक तार की लंबाई कितनी है, दूसरी वह तार कितनी मोटी है यानी कि उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, तीसरा वह चालक पदार्थ किसकी बनी है।
तो ये 3 चीज़ों पर उसका प्रतिरोध निर्भर करता है फ्रेंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे हम प्रतिरोध की बात कर रहे हैं। यहीं पर अगर प्रतिरोधकता लिखा हुआ रहता तो किसी भी चालक की प्रतिरोधकता की अगर बात करें तो प्रतिरोधकता केवल और केवल उसकी प्रकृति पे निर्भर करती है, यानी कि वह ना तो लंबाई पर निर्भर करेगी और ना ही उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे। तो जब भी आप ऐसे प्रश्न को देखेंगे तो आप यह देख लेंगे कि प्रतिरोध है या प्रतिरोधकता है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल में ही प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो इनको जगदीश भटनागर को प्रेस सूचना ब्यूरो का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है, जगदीश भटनागर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बजट 2021-20 में भारत के आकस्मिक निधि को 500 करोड़ से बढ़ा करके कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 30,000 करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है। अगर आपसे बात किया जाए आकस्मिक निधि के बारे में तो आकस्मिक निधि का वर्णन अनुच्छेद 267 में किया गया है फ्रेंड। और इसमें से जो पैसा निकालने का जो अधिकार होता है, जिसकी अनुमति से पैसा निकाला जा सकता है, वह है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अगर चाहें तो इसमें से पैसे को निकाल सकते हैं और इसका किसी कार्य में उपयोग कर सकते हैं। तो 500 करोड़ पहले था, अब इसको 30,000 करोड़ रखा गया है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रति व्यक्ति आय निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम है? तो सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है वह है बिहार। बिहार की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है और तीसरे नंबर में झारखंड का सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है। सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य अगर पूछा जाए तो गोवा सबसे अधिक प्रति व्यक्ति वाला राज्य है, आय वाला राज्य है। दूसरे स्थान पर सिक्किम आता है और तीसरे स्थान पे दिल्ली का स्थान आता है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? देश में कुल मैंग्रोव वन का जो क्षेत्रफल है वह 4975 किलोमीटर है। तो यह तो कथन सही है फ्रेंड। मैंग्रोव वनों का क्षेत्रफल है वह 0.15% है, यह भी बिल्कुल सही है। मैंग्रोव वन सबसे अधिक गुजरात में है, तो यह कथन गलत है। और अगला कथन है, कुल मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल का हिस्सा है वह 42.45 है, तो यह सही है। सबसे अधिक मैंग्रोव वन गुजरात में ना होकर के पश्चिम बंगाल में है और इसकी जो सबसे बड़ी वन है वह सुंदरबन डेल्टा है, वह मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा वन है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल में ही भारत ने किस शहर में सबसे पहले ग्रीन हाइड्रोजन इक्विलेटाइजर का निर्माण इकाई शुरू किया? तो यह जो शुरू किया गया है वह बेंगलुरु में शुरू किया गया है और इसके अंतर्गत ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण किया जाएगा। इसकी जो अगर निर्माण कंपनी की बात करें तो निर्माण कंपनी अमेरिका की एक कंपनी है जो यहाँ पर इस इकाई को लगा रही है। अगला प्रश्न की बात करें, भारत का पहला परागकण पार्क पोलिनेटर पार्क निम्न में से किस राज्य में खोला जा रहा है? तो यह खोला जा रहा है उत्तराखंड में फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस 2021 के अवसर पर जल शक्ति मंत्रालय राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा कैच द रन नामक अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान कब से कब तक संचालित किया जाएगा? तो यह अभियान 22 मार्च 2021 से लेकर के, क्योंकि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, तो उस दिन से लेकर के 30 नवंबर 2021 तक यह चालू किया जाएगा। इसके अंतर्गत है जो टैगलाइन दिया गया है वह यह है कि जल का संचय कहीं भी कभी भी, यह इसका टैगलाइन है। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य दिवस 2021 का थीम क्या मनाया गया? तो इसका जो थीम था वह था सेफ फूड टुडे फॉर हेल्दी टुमारो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। अगला प्रश्न है, होम इन द वर्ल्ड निम्न में से किसकी रचना है? तो यह जो रचना है फ्रेंड वह है आपका ऑप्शन नंबर बी प्रोफेसर अमर्त्य सेन की यह रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह के संदर्भ में शीर्ष देश कौन सा है? तो यहाँ पे जो शीर्ष देश की अगर बात करें तो यहाँ पर यूएसए शीर्ष देश है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह के रूप में, शीर्ष देश है यूएसए। उसके बाद चाइना का स्थान आता है और भारत का स्थान इसमें 5वां स्थान भारत का है। अगला प्रश्न की बात करें तो प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में कौन सा देश है वह पहले स्थान पे है? तो पहले स्थान पे थाईलैंड है, दूसरे स्थान पे इंडोनेशिया, तीसरे स्थान पे वियतनाम और भारत का स्थान है वह 5वां है। चौथे स्थान पे चीन और 5वें स्थान पे भारत है। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित में कौन सा राज्य अपने सकल घरेलू उत्पाद की गणना में सकल पर्यावरण उत्पाद को शामिल करने वाला पहला राज्य बन गया। यानी कि वह राज्य है न केवल अपने सकल घरेलू उत्पाद को गिनेगा बल्कि सकल पर्यावरण उत्पाद को भी गिनेगा। तो वह राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने यह किया है फ्रेंड कि वह जो अपने भूमि हो गया, उसके पेड़ पौधे, उसके पानी या जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उसका मौद्रिक मूल्य की गणना करेगा। तो ऐसा करने वाला बिहार का यह पहला राज्य है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। साथ में आप कमेंट कर जरूर बताएं फ्रेंड, अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको कुछ वीडियो में इंटरेस्ट लग रहा होगा, तभी आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आप ज़रूर बताएं कि आपको यह सीरीज कैसा लग रहा है और क्या मुझे इसी प्रकार से आगे भी टेस्ट सीरीज को जारी रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो कमेंट कर अपना राय जरूर दें। अगला प्रश्न है, हाल में ही केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम में 20% एथनॉल मिश्रण के लक्ष्य के समय सीमा को घटाकर कब तक निर्धारित किया। तो यह जो पहली लक्ष्य थी वह 2030 थी। 2030 से यह लक्ष्य घटा करके 2025 कर दी गई है। अगला प्रश्न है, विदेशी मुद्रा भंडार के दृष्टि से वर्तमान में भारत का कौन सा स्थान है। तो विदेशी मुद्रा भंडार की अगर बात करें तो यह चौथा स्थान पे भारत है। पहले स्थान पे अगर बात करें तो चीन है, दूसरे स्थान पे अगर बात करें तो जापान है, तीसरे स्थान पे बात करें तो स्विट्जरलैंड और चौथे स्थान पे अगर बात करें तो हमारा भारत चौथे स्थान पे है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है। तो यहाँ पर 2 मंत्रालय कार्य कर रहे थे। पहला तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूसरा जो मंत्रालय था वह आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल में ही यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को शामिल किया गया है। तो यह जो स्थल है फ्रेंड वह हो जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा को हाल फिलहाल में ही विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। अगर धौलावीरा की बात करें तो यह गुजरात में स्थित स्थल है और धौलावीरा भारत का पहला हड़प्पाई स्थल है जिसको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। तथा अगर धौलावीरा के बारे में अगर और कुछ जानना चाहें तो धौलावीरा मोहनजोदड़ो या हड़प्पा सभ्यता की 6 बड़ी शहरों में से एक शहर है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निपुण भारत अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। तो यह है वह शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। अगला जो प्रश्न है हाल में ही जीआई प्रमाणित भालिया गेहूं की पहली खेप निम्न में से किस देश को निर्यात की गई। तो यह 2 देशों को निर्यात किया गया था। पहला देश है केन्या और दूसरा देश है श्रीलंका। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, भालिया गेहूं की बात कर रहा है ना कि गेहूं की बात कर रहा है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल में ही किस देश ने इस्तांबुल इनोवेशन से अलग होने की घोषणा की। तो यह जो घोषणा की वह की थी तुर्की के सुल्तान ने यह घोषणा की फ्रेंड कि अब वह इस्तांबुल कन्वेंशन का हिस्सा नहीं रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल में ही ताल ज्वालामुखी के विस्फोट की घटना घटी। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। तो यह जो ज्वालामुखी है फ्रेंड वह आपका फिलिस्तीन में है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल में ही भारत के किस राज्य को रेबीज मुक्त घोषित कर दिया गया है। तो यह जो राज्य है वह हो जाएगा गोवा। गोवा के मुख्यमंत्री ने गोवा को रेबीज मुक्त राज्य घोषित कर दिया गया है क्योंकि उनके द्वारा यह देखा गया कि 3 साल में गोवा में एक भी रेबीज का कोई केस नहीं आया। इसके लिए गोवा को भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचांक में भारत का कौन सा स्थान रहा। तो भारत का जो स्थान शीर्ष स्थान कौन सा रहा। तो शीर्ष स्थान में स्विट्जरलैंड। अगर भारत की बात करें तो भारत इसमें 43वें स्थान पे कायम है। तो पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड और भारत का स्थान 43वां है। अगला प्रश्न है, घर घर औषधि योजना किस सरकार द्वारा कार्यान्वित की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान सरकार ने 4 औषधियों जैसे अश्वगंधा, गिलोई, तुलसी, तो इन प्रकार के 4 औषधियों को घर में लगाने के लिए प्रोत्साहन करने के लिए घर घर औषधि योजना आरंभ की। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। साहित्य गौरव सम्मान 2021 किसे प्रदान किया गया।
तो यह जो प्रदान किया गया था वह रमेश पोखरियाल निशंक को प्रदान किया गया था 2021 का साहित्य गौरव सम्मान। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस बैंक ने अपने ग्राहकों को उचित मूल्य पर स्वास्थ्य सुविधा से लैस यूरा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो ऐसा करने वाला एक्सिस बैंक है। और यूरा क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत क्या होगा फ्रेंड कि किसी भी व्यक्ति को अगर वह टेस्ट करवाने जाता है किसी चीज़ का, तो उसको टेस्ट करवाने में क्रेडिट कार्ड से कुछ छूट मिलेगा। तो इस क्रेडिट कार्ड का जो नाम है वह यूरा क्रेडिट कार्ड है और इसको लॉन्च करने वाला जो बैंक है वह एक्सिस बैंक है। अगला प्रश्न है, हाल में ही बिहार में बक्सर के एक बी केंद्रित जैव चिकित्सा अभिशिष्ट भस्मक का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो यह थे वह विजय राघवन द्वारा किया गया था। विजय राघवन की अगर बात करें तो यह मुख्य रूप से एक सचिव हैं भारत सरकार में। अगला प्रश्न है, बिहार में एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो यह की जा रही है राजगीर में। राजगीर में एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है और मुख्य रूप से इसलिए की जा रही है फ्रेंड क्योंकि बिहार में खेल को प्रोत्साहन दिया जा सके। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के गठन में प्रांतों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता था? तो जो इनके सदस्य थे वह प्रांतों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते थे। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड, बिहार में सर्वप्रथम लिखित संविधान का विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश द्वारा शुरू किया गया? तो यह जो देश था वह अमेरिका था और इसने अपना लिखित संविधान सन 1788 में पहला लिखित संविधान वाला देश बन गया था। अगला प्रश्न अगर हम देखना चाहें, भारतीय संविधान में हमें आर्थिक न्याय की संकल्पना कहाँ पर से मिलती है? तो यह जो बात किया गया है मुख्य रूप से प्रस्तावना में बात किया गया है, उसके सिवाय अदर चीज़ों में भी बात किया गया है, लेकिन प्रस्तावना का यहाँ पर पहला स्थान होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। अगले प्रश्न को अगर देखना चाहें तो 73वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया था? तो यह लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 को और इसके तहत 4 भाषाओं मैथिली, डोंगरी, ये सारे भाषाओं को 8वें अनुसूची में शामिल किया गया था। भाग 22 के 8वें अनुसूची में इसको 4 भाषाओं को शामिल किया गया था और इसी दिन हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। अगला प्रश्न है, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति द्वारा की गई थी? तो यह जो समिति थी वह अशोक मेहता समिति थी। अशोक मेहता समिति सन 1977 में इसका गठन किया गया था। 1978 में इस समिति ने रिपोर्ट प्रकाशित किया जिसमें यह बताया कि पंचायती राज व्यवस्था है वह द्विस्तरीय होना चाहिए, साथ में एक न्याय पंचायत का भी गठन करने का सिफारिश किया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला है वह यह है, मैथिली भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 92वां संविधान संशोधन द्वारा मैथिली भाषा को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न हम देखें, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं अंतर हो जाएगा फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पर जितने भी पार्टियां हैं वह सभी के सभी एक राष्ट्रीय पार्टी है। अगला प्रश्न अगर देखना चाहें तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के पश्चात किस अनुच्छेद का निलंबन नहीं किया जा सकता? तो यहाँ पे 2 ऐसे अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, इसका आप निलंबन नहीं कर सकते हैं। इसके अंतर्गत यह कहा गया है फ्रेंड कि किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार होगा और इसको किसी भी प्रकार से आप छीन नहीं सकते हैं। तो यह ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 2 सही है, इसलिए यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला अगर प्रश्न हम देखना चाहें तो अगला प्रश्न है, राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के विषय में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में मत देने का अधिकार उनको नहीं है। तो यह बिल्कुल बात सही है, वह राष्ट्रपति के चुनाव में मत नहीं दे सकते हैं। उनको उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत देने का अधिकार है, तो यह भी बात बिल्कुल सही है, वह उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत दे सकते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं देंगे लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में वह मत देंगे। अगला है, वह राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेंगे, तो यह भी बिल्कुल बात सही है। तो यहाँ पे तीनों का तीनों कथन आपका सही हो जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड। अगला है, असत्य की मेल पहचाने। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा 3, 4 और 5। 3, 4, 5 यहाँ पे गलत है और 1 और 2 सही है। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अगर देखते हैं, जनहित याचिका किस न्यायालय के समक्ष दायर की जा सकती है? तो जनहित याचिका आप या तो उच्च न्यायालय में दायर कीजिए या तो आप उच्चतम न्यायालय में दायर कीजिए।
और आप देखते भी होंगे कभी पटना हाई कोर्ट द्वारा तो कभी दिल्ली सुप्रीम कोर्ट द्वारा जनहित याचिकाओं का पेपर में विवरण मिलते रहता है। तो यह इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्लस सी दोनों। अगला प्रश्न है, संविधान का 126वां संविधान संशोधन विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यह जो संबंधित अनुच्छेद है वह 331 तथा 333, इसमें वर्णन किया गया है राज्यसभा के लोकसभा के बारे में और इसमें वर्णन किया गया है राज्यसभा के बारे में। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्रथम संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1951 में प्रथम संविधान संशोधन किया गया था फ्रेंड। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय के चुनाव संबंधी किसी विवाद को किसके समक्ष पेश किया जाता है? तो अगर राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद हो जाता है तो इसको देखता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति चुनाव के विवादों का निपटारा करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कुलगर्डी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो यहाँ पे सोने की खनन की प्रक्रिया संपन्न होती है और कुलगर्डी मुख्य रूप से सोने के खनन के लिए ही जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा ग्रह जिसकी घूर्णन पूर्व से पश्चिम है? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा शुक्र एवं अरुण। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा बुध एवं शुक्र। शुक्र एवं अरुण पे अगर आपसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जिसमें सूर्य उदय पश्चिम की ओर होता है, तो यह भी हो जाएगा शुक्र एवं अरुण, क्योंकि इसका घूर्णन गति है वह बिल्कुल हमारे पृथ्वी से उल्टा है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में ज्वालामुखी विस्फोट के साथ कौन कौन से तत्व बाहर निकलते हैं? तो उपयुक्त में से सभी तत्व निकलते हैं। लेपली, फ्यूमस, अस्कोरिया और टफ, ये सारे चीज ज्वालामुखी विस्फोट के समय बाहर निकलते हैं। अगला प्रश्न अगर देखना चाहें, निम्नलिखित में कौन एक युग्म गलत है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा कुमायूं हिमालय सतलज एवं तीस्ता के मध्य है। तो यह गलत है फ्रेंड, क्योंकि कुमायूं हिमालय सतलज एवं तीस्ता के मध्य ना होकर के सतलज एवं काली के मध्य है। तो यहाँ पर तीस्ता गलत हो जाएगा, काली यहाँ पे सही हो जाएगा। सतलज और काली के बीच में कुमायूं हिमालय पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काराकोरम दर्रा किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो यह जो दर्रा है वह लद्दाख क्षेत्र में अवस्थित है और इस पे मुख्य रूप से अभी चीन का कब्जा है। यहाँ से चीन जाने के लिए एक रोड का भी निर्माण किया गया है और यह सबसे भारत के ऊंचे दर्रों में से एक है और सबसे ऊंचा दर्रा भी काराकोरम दर्रा भी है। तो कभी आपसे पूछा भी जा सकता है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन है? तो काराकोरम दर्रा जो लद्दाख में स्थित है। अगला प्रश्न है मिलान करने को लेकर के, तो नदी है वह भी आकार के घाटी का निर्माण करती है। सॉरी फ्रेंड, नदी है वह भी आकार के घाटी का निर्माण करती है, वहीं पर हिमानी है वह एस्चर का निर्माण करती है। अगर इस प्रकार से आप अगर देखना चाहें तो बी का मिलान आप 4 से करेंगे तो आपको यहाँ पर सिर्फ एक ऑप्शन मिलेगा और वह है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अगर हम देखना चाहें फ्रेंड, अगला प्रश्न है, भारत निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति कहाँ पर मुख्य रूप से पाई जाती है? मुख्यतः बात करें तो मुख्यतः दक्षिणी भारत में, अगर ऐसे बात कर दे तो यह उत्तर पश्चिम भारत में भी उत्तरी पूर्वी भारत में भी पाया जाता है। उसके बाद अगर देखें तो मध्य भारत में भी पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से जो है द्रविडियन प्रजाति मुख्य रूप से दक्षिणी भारत में ही पाई जाती है। इनकी अगर भाषा की बात करें तो तालिम, मलयालम, तेलुगु ये इनकी भाषा है। अगले प्रश्न को देखते हैं, डिंगो गार्सिया द्वीप निम्न में कहाँ स्थित है? तो यह हिंद महासागर में स्थित है फ्रेंड और हिंद महासागर का यह चर्चित द्वीप है। यह द्वीप पर पहले नियंत्रण था इंग्लैंड का, लेकिन इंग्लैंड ने अमेरिका को इसको 100 वर्ष के लीज पर दे दिया है, जिसपे अमेरिका ने अपना वहाँ पर एक सैन्य संगठन या सैन्य अड्डा स्थापित किया है। अगला प्रश्न अगर हम देखें, कोयले के संचित भंडार के दृष्टि से अग्रणी देश कौन है? तो इसमें पहले स्थान पर अमेरिका आता है। अमेरिका के पास कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है। भारत का इसमें स्थान 5वां है, लेकिन अगर उत्पादन की दृष्टि से पूछे तो पहले स्थान पे चीन और दूसरे स्थान पे भारत हो जाएगा। तो जो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अगर हम देखना चाहें तो अगला प्रश्न है, मूंगा रेशम के उत्पादन में सबसे अधिक किस राज्य में उत्पादन किया जाता है? तो यह जो उत्पादन किया जाता है वह असम में उत्पादन किया जाता है और असम में की अगर बात करें तो असम में लगभग 70% से अधिक मूंगा रेशम है वह यहीं से उत्पादन किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ अगर रेशम की बात करता तो रेशम उत्पादन में पहले स्थान पे कर्नाटक का नाम आता है, लेकिन मूंगा रेशम की अगर बात करता है तो रेशम में असम आ जाएगा मूंगा रेशम में।
अगला प्रश्न है वेनेजुएला के उष्णकटिबंधीय सवाना घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाता है लानूज के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के आर्द्र भूमि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो यह जो सर्वाधिक क्षेत्र है वह गुजरात में है। गुजरात में सर्वाधिक आर्द्र भूमि क्षेत्र है। और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत का एक नेशनल पार्क जो टाइगर रिजर्व भी है और जिसकी जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण हो जाती है, शीतोष्ण से आर्कटांट्रिक तक परिवर्तित होती रहती है, तो यह जो है वह हो जाएगा नामदफा और यह स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में स्थित नामदफा में कई प्रकार के जलवायु परिवर्तन होते रहते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का स्थापना कब किया गया था? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बी 1985 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस गैसें की संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जोसेफ फेरियर ने ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस दर्रे से होकर मानसरोवर झील एवं कैलाश घाटी की यात्रा पर्यटक करते हैं? तो यहाँ पर 3 दर्रा है, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा और थंगाला दर्रा। इन तीनों दर्रा से होकर के मानसरोवर झील की ओर जाया जाता है या कैलाश पर्वत की ओर जाया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है महानदी निम्न में से किस जिले में गंगा नदी में आकर के मिलती है? तो यह बिहार के कटिहार जिले में आकर के महानंदा आकर के गंगा नदी में मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है धुआं कुंड जलप्रपात किस जिले में है? तो यह मुख्य रूप से रोहतास जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। अगला प्रश्न है बिहार का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या घनत्व वाला जिला। तो पहले स्थान पे सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है। अगर दूसरे स्थान की बात करें तो पटना और तीसरे स्थान की अगर बात करें तो दरभंगा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है फ्रेंड। अगला प्रश्न अगर देखना चाहें तो निम्न में बिहार का कौन सा जिला झारखंड राज्य से सटा हुआ है? तो झारखंड राज्य से सटे जिले की अगर बात करें तो आपका रोहतास हो जाएगा, औरंगाबाद हो जाएगा, गया हो जाएगा, नवादा हो जाएगा, जमुई हो जाएगा और बांका हो जाएगा। तो यहाँ पर औरंगाबाद, नवादा और गया तीनों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे। साथ में आपका जमुई भी झारखंड से लगता है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अगर देखना चाहें तो 2011 के जनगणना के अनुसार निम्न जनजातियों को घटते क्रम में सजाएं। तो सबसे बड़ी जनजाति भील, उसके से बाद छोटी गोंड, उससे छोटी संथाल और उससे छोटी नकौदा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अगर हम देखना चाहें फ्रेंड तो कुल मिलाकर हमने लगभग सारे प्रश्नों को देख लिया है। 4-5 प्रश्न ही बचे हुए हैं। तो अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके वीडियो देखने से ज़्यादा हमें इस वीडियो को बनाने में मेहनत लगता है। तो आपका प्यार ही हमारे लिए सब कुछ है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है। तो यह बिल्कुल कथन सही है। कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है और इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी में ह्यूमस, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की कमी पाई जाती है। तो यह दोनों कथन है वह बिल्कुल सही है फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से सही अवरोही क्रम पे सजाना है। तो सबसे अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला पूछा है तो पश्चिमी चंपारण के बाद गया के स्थान आता है। गया के बाद रोहतास, उसके बाद पश्चिमी चंपारण, गया, रोहतास, उसके बाद पूर्वी चंपारण। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गंगा नदी निम्न में से किसकी गंगा की निम्न सहायक नदियों पर विचार करें। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व से पश्चिम के क्रम को और पूछ रहा है। तो 2, 1, 3, 4 आप इस प्रकार से इसको सजा लीजिएगा। अगला प्रश्न है पूर्वोत्तर के किस राज्य से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो आपको पता होगा कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। तो इसमें 2 राज्य आते हैं। पहला राज्य तो आता है त्रिपुरा और दूसरा जो राज्य आता है वह आता है मिजोरम। तो ये 2 राज्यों से कर्क रेखा होकर के गुजरती है जो कि पूर्वोत्तर में स्थित है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर
उपयुक्त में से एक से अधिक। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत हिस्सों पर वनावरण एवं वृक्षावरण है? तो अगर आपसे पूछा जाए वनावरण के बारे में, तो वनावरण आपका 7.76% है, लेकिन यहाँ पर वनावरण तथा वृक्षावरण दोनों के बारे में बात किया है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 9.89%। तो कुल मिलाकर हमने यहाँ पे सभी प्रश्नों का उत्तर देख लिया फ्रेंड। तो अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना होगा, और टेलीग्राम चैनल से आप हमारे PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है, आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगर आप कुछ मदद करते हैं और आपकी कुछ अगर मदद होती है तो आपका हमारे प्रति प्यार दर्शाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही ज़रिया है, वह है सब्सक्राइब। आपके सब्सक्राइब से ही हमारा मोटिवेशन मिलता है। तो नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय।